क्लास में डिस्कस कर रहे थे फ्री फॉल के बारे में। जैसे कि हमने उसके कुछ केस के बारे में डिस्कस करने की बात की थी। जैसे कि आपका हो गया था व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल टुवर्ड्स द अर्थ देन व्हाट इज गोइंग ऑन विद द ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है कि आपका फ्रीली फॉल होता है यानी कि जो है वो मुक्त रूप से गिरता है नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन में जो है उसके वेलोसिटी में हर एक सेकेंड क्या आता है, चेंजिंग आता है। ये जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है जिसके वजह से यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अर्थ के पास तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, लेकिन उसके वजह से जो है फोर्स के वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वह जो एक्सीलरेशन होता है क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तब। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। बिकॉज यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज velocity 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 increases क्या आपका, इंक्रीजेज। वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से क्या है आपका एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत। अब जानेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन आर, इक्वेशन ऑफ मोशन आर क्या हो जाएगा आपका, देखो भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच का रिलेशन बताता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशन को बताता है। जैसे कि यानी कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस क्या होता है आपका, at होता है। आया समझ में, u प्लस क्या होता है आपका, at होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे u प्लस क्या हो जाएगा आपका, बोलो यहाँ gt। आया समझ में, क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस gt। अब जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वह जो है आपका पोजीशन, इट मींस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि आपका क्या है कि यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ut प्लस हाफ क्या होता है, at स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो है आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं ut प्लस क्या होगा, हाफ एक की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, एक की जगह हम क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, g t स्क्वायर। ये जो है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर, ये जो है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन और वेलोसिटी के बीच के रिलेशन को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, बतलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका v स्क्वायर हो गया आपका u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो हम यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे भैया, यहाँ पे हम यूज करेंगे आपका क्या चीज, यहाँ लिख सकते हैं कि u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a एस लिख सकते हैं भाई। एस यहाँ इसको हम क्या मान लेते हैं, एच नहीं मान करके हम क्या मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं। कोई दिक्कत, एच भी मानेंगे तो एस की जगह पर हम क्या चीज का यूज कर लेंगे भाई, एच का यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। देखिए एक और चीज है यहाँ पे कि ये जो है जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है फ्री फॉल करता है तो उस कंडीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, तो उस कंडीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है जीरो होती है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल करेगा तब उस समय जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। आया समझ में। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका मिटा दो इसको। चलिए हम जानते हैं क्या है कि उस केस में यहाँ पे जो है आपका जैसे कि हमने क्या लिखा था, यहाँ पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है जब क्या है इनिशियल ऊपर से जब क्या है नीचे की तरफ गिरती है, फ्री फॉल करती है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस क्या होता है, u प्लस gt होता है। तो u की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, u की जगह पर हम जीरो लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं और प्लस क्या हो जाएगा आपका gt हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे gt। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि बिफोर स्ट्राइक। अब देखो ये जो वेलोसिटी है ये कौन सा वेलोसिटी है, ये जो है बिफोर स्ट्राइक वेलोसिटी है। क्या बोल सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है फ्री फॉल करेगा तो उसकी जो है बिफोर स्ट्राइक वेलोसिटी क्या होगा, ये जो v इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी कौन सा है, बिफोर स्ट्राइक, ये जो है आपका बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड
ग्राउंड वेलोसिटी विल बी, क्या होगा आपका वेलोसिटी विल बी क्या हो जाएगा आपका v होगा, क्या होगा आपका v होगा। आया समझ में? ये जो है क्या होगा आपका v होगा, ये जो होगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका gt। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? मान लीजिए अब देखिए आपका जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि ये जो है आपका a इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है भाई। ut प्लस क्या होता है हाफ at स्क्वायर होता है। मान लेता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ गिरेगी, सॉरी क्या आपका सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ जब गिरेगी तो उस कंडीशन में जो है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू s की जगह हम h का यूज कर सकते हैं, यहाँ h का जब यूज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यहाँ h लिख लेते हैं, h है ये जो है h क्या लिखेंगे यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 g t स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें 1/2 g t स्क्वायर। यानी कि जो मैक्सिमम मतलब कि क्या है आपका जब हाइट हमको प्राप्त करना होगा तो कौन से फार्मूला, अगर टाइम दिया है हाइट निकालना है तो कौन से फार्मूला का यूज करेंगे आपका ए वाला h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर का यूज करेंगे। टाइम निकालना होगा तो फिर किस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? आया सर में? आया? ये सारी चीज है। फिर उसके बाद जो है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आपका, इसको हम बोल सकते हैं हाइट। ये जो है आपका क्या हो जाएगा आपका ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया गिवन जब क्या आपका टाइम गिवन होगा तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। चलो मिटा दो इसको, मिटा दो। अब देखो भाई यहाँ जो है हम बात करते हैं किस चीज की, जब हम यहाँ बात करेंगे आपका जैसे कि यहाँ पे आपका हाइट निकालने का एक और फार्मूला होगा। कौन सा फार्मूला होगा यहाँ पे, अगर वेलोसिटी दिया होगा उसका बिफोर स्ट्राइक, अगर उसकी वेलोसिटी दी है फाइनल वेलोसिटी, तो उस केस में क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g क्या होता है आपका h होता है ना भाई, s होता है, s होता है इसमें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2g h हो जाएगा, h हो जाएगा यहाँ पे h हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताओ हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे 2gh। ये भी फार्मूला होता है, ये भी आपका क्या होता है फार्मूला होता है। यानी कि जब हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट 2gh लिखेंगे। आया समझ में? फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 2gh। ये वाले फार्मूला का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये जो है चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जो है आपका मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो है अर्थ का क्या है आपका कोई ग्राउंड है, समझ में आ गया। इसकी यह जो है आपका फ्रीली फॉल होती है, क्या होती है फ्रीली फॉल होती है, ठीक है। तो ये जो है आपको अर्थ के ग्राउंड तक पहुंचने में इसकी जो हाइट है क्या है यहाँ पे h है, ये अर्थ के ग्राउंड तक पहुंचने में t इक्वल टू 5 सेकेंड लेती है। कितना टाइम लेती है t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ जो आपको फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v निकालना है, यानी कि v निकालना है बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है आपको वेलोसिटी। क्या होगा यहाँ पे आपको इसका वैल्यू क्या होगा, टाइम कितना लेता है भाई t इज इक्वल टू लेता है आपका 5 सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए हम कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कौन सा फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो भाई ये जो है जब फ्री फॉल करता है ऑब्जेक्ट तो उस केस में जो है आपका क्या होता है u इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। उस केस में u इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका gt। यहाँ g का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, g का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p प्लस g होगा, यानी कि प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? जब क्या है नीचे की
तरफ ऑब्जेक्ट गिरेगी तब। तो यहाँ आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इंटू 5, इट मीन्स हो गया आपका 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऑब्जेक्ट क्या होगी, स्ट्राइक करेगी। किससे स्ट्राइक करेगी, आपका ग्राउंड से। आया समझ में? यानी कि वेलोसिटी ऑफ, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड बिफोर स्ट्राइक। यहाँ होगा बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड। आया समझ में? बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड, कोई दिक्कत इसमें? ये होगा कितना वेलोसिटी होगा, इतना होगा। आया समझ में? कितना वेलोसिटी होगा, इतनी की वेलोसिटी से वो क्या है आपका किससे स्ट्राइक करेगी, मतलब कि इतनी वेलोसिटी से विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है आपका, हमको यहाँ या हाइट निकालना है। क्या निकालना है आपका, हाइट। कितने हाइट से यह जो है आपका गिर रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमको पता है h इज इक्वल टू क्या होता है भैया, बताओ, 1/2 gt स्क्वायर होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और g का वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 इंटू टी क्या जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर। यहाँ हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका 5 इंटू 5 इंटू क्या होगा आपका 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 या 25, 5 से कितना हो जाएगा 125 मीटर। कितने हाइट से गिरेंगी यह, कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट गिरेंगी बताओ हमको, ये आपका 125 मीटर की हाइट से गिरेगी। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें? चलो मिटा दो इसको। अब उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट हम जानेंगे आपका कि जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उस केस में जो है क्या होगा। देखो भाई उस केस में जो है आपका जैसे कि हम लोग मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में कितना टाइम लगाएगा वो प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका हम क्या ऑब्टेन करेंगे, यानी कि फ्लाइट ऑफ क्या है आपका टाइम ऑब्टेन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्टेन करेंगे आपका मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्या मैक्सिमम हाइट। ये जो है आपका जैसे कि मान लेता हूं कि क्या व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन क्या हो जाएगा आपका थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड क्या है ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। वर्टिकली क्या करते हैं हम लोग अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है क्या होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है भाई, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पर नीचे की तरफ लगता है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है रिटार्डेशन क्रिएट होता है। क्या होता है इसमें रिटार्डेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यह एक मैक्सिमम हाइट को अचीव करके रुक जाता है। आया समझ में? यानी कि क्या वर्टिकली अपवर्ड क्या करते हैं उसको थ्रो करते हैं तो फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम द ग्राउंड, कहां से आपका ग्राउंड से। समझ में आ गया? जब ग्राउंड से क्या करते हैं ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो इन दिस केस क्या होगा आपका एक्सीलरेशन, इन दिस केस एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। क्या होगा आपका एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ क्या होगा आपका बिकॉज वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज। क्या लिख सकते हैं ग्रेजुअली डिक्रीजेज। ठीक है, ये जो है क्या होती है लगातार क्या होती है उसकी वेलोसिटी घटते जाती है। लेकिन कितना घटती है भाई, हर सेकंड कितना घटती है 9 क्या लिखेंगे यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या होती है वो घटते जाती है। आया समझ में? इट मींस इसको एप्रोक्स मान लेते हैं क्या चीज 10 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको 10 मीटर पर सेकंड।
अप्रोक्स मान लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं 50 मीटर क्या आपका सर क्या 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो किया जाता है, इनिशियल स्पीड से उसको थ्रो करते हैं, तो वह जो है आपका कितने सेकंड बाद वो रुक जाएगी और कितने हाइट पर जाकर रुकेगी भाई। अब मान लो हर एक 10 सेकंड में हम क्या करेंगे, 10 सेकंड हर एक सेकंड हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 5 सेकंड में वह जा करके रुक जाएगी। अब 5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट कितना होगा, चलो निकालते हैं, यहाँ जानते हैं, यहाँ क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो ये जो है आपका जैसे कि जैसे आपका देखो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आर, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन आर क्या होगा आपका पता हमको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके किसके बीच रिलेशन बताता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच। अब देखो भाई जब भी क्या है कि जब यह मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो ये जो है आपका इसका मैक्सिमम हाइट को अचीव करते करते इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होंगी तभी तो उसको थ्रो किया जा सकता है, जब इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं होगी तो थ्रो कैसे करेंगे। लेकिन जब ऊपर से नीचे गिराने के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां कोई भी आपको वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, आप छोड़िएगा ऑब्जेक्ट अपने मोशन में आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए यहाँ जो है आपका समझ में आया, तो यहाँ हम यूज करेंगे क्या चीज आपका, जैसे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे u प्लस क्या हो जाएगा आपका 80 होता है u प्लस 80, इस जगह को हम क्या लिखेंगे भाई एक बात मतलब, तो यहाँ देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ u इज इक्वल टू u ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस की जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ a की जगह पर g एंड t आया समझ में, g t कोई दिक्कत इसमें, हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका g t। ये जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है आपका इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ हम यूज करेंगे क्या चीज u इज इक्वल टू gt फार्मूला का, ठीक है। या यहाँ पे हमको क्या निकालना है भैया टाइम निकालना है, टाइम टू अचीव मैक्सिमम क्या है हाइट, टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा u अपॉन g। ये जो टाइम है t जो है t ये क्या है आपका पता टाइम टेकन by object to achieve maximum height, to achieve maximum height कोई दिक्कत इसमें। ये जो टाइम टेकन है आपका ये वाला इसको हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो हम यूज करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे क्या है आपका ये जो टाइम होगा ये जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पे, ये जो है आपका टाइम जो है t इक्वल टू क्या होगा आपका u अपॉन g होगा, t इक्वल टू क्या होगा आपका u अपॉन g। जब हम क्या है किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, तो वहां पे क्या लिखेंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टाइम क्या होगा वहां पे मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा t इज इक्वल टू u अपॉन g, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत इसमें, ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। अब चलो अब नेक्स्ट हम जानते हैं यहाँ जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो उस देखो तो ये जो होगा आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन a इज इक्वल टू क्या होता है आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है भाई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। तो ये जो होगा आपका यहाँ जो है हम क्या लिख सकते हैं h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ut प्लस क्या लिखेंगे हाफ ut प्लस हाफ, यहाँ सॉरी माइनस लगाएंगे ना यहाँ पे माइनस हाफ, अरे यार यहाँ जो ut माइनस हाफ gt स्क्वायर ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला जो है मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए ये वाला ये अगर टाइम दिया है तो उस पीरियड में हम ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। कोई दिक्कत इसमें मैक्सिमम हाइट के लिए। अगर एक और यहाँ जो है आपका हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ हम निकाल सकते हैं उड्डयन का यानी कि फ्लाइट ऑफ टाइम भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है भैया, अब मान लेता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट
कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के ग्राउंड से फेंका गया है, क्या है आपका, अर्थ के ग्राउंड से फेंका गया है या फिर आ करके वो अर्थ के ग्राउंड पर टकराती है। ठीक है भाई, क्या है, जब इसको अर्थ के ग्राउंड से क्या किया जाता है, फेंका जाता है, तो फिर से यह इसी ग्राउंड पर आकर टकराती है, तो इस पीरियड में उड्डयन काल टी इक्वल टू क्या होगा आपका, कैपिटल टी, इसी को बोलते हैं उड्डयन काल। ये कितना होगा भाई, कितना होगा, अब जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगता है ऊपर से नीचे आने में ऑब्जेक्ट का, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ कितना लगेगा आपका, ट्वाइस ऑफ जो है आपका जो उड्डयन काल होगा, ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन टू ऑफ क्या है, टाइम टू टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। आया समझ में, यानी कि जो होगा ये टी होगा, ये टी जो होगा किसके बदले कितना होगा, 2t के बदले 2t के बराबर होगा, 2t। ये t क्या है आपका, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। समझ में आ गया, मैक्सिमम हाइट कितना था, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगा आपका 2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2u अपॉन आएगा आपका g, यही आएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूव करते हैं, कैसे, अब बताओ यहाँ पे जो है हम इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, फिर वही ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर आकर गिरेगा, तो उस पीरियड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी कि एच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। आया समझ में, एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे 0। अब देख लो यहाँ पे जो है आपका क्या लिखेंगे, यहाँ पे u, ये जो है आपका क्या आपका फ्लाइट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा आपका, इसको t ले लेते हैं, माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2 यहाँ g और t का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब चलो भाई इसमें से t कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका u t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 g t का स्क्वायर, एक t से एक t गायब हो गया, ये जो गायब हो जाएगा उसके बाद क्या बचेगा भैया, यहाँ बचेगा आपका, बचेगा t इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या होगा भाई बता हमको, t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2u डिवाइडेड बाई g। यही चीज तो आया है यहाँ पे, यही चीज तो आया है, क्या मैंने अलग चीज बताया है, क्या अलग चीज बताया है मैंने, नहीं सेम चीज है। आया समझ में, यानी कि जो उड्डयन काल होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मिटा दूं मैं, इसको देखो ये जो है t आया है, ये t जो है t क्या है आपका, फ्लाइट ऑफ क्या है आपका टाइम, क्या है फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ टाइम, क्या है भाई फ्लाइट ऑफ टाइम, कोई दिक्कत इसमें, ये t क्या है आपका फ्लाइट ऑफ टाइम, यानी कि उड्डयन काल, यानी कि जिस पॉइंट से गया है उसी पॉइंट पर आकर गिरेगा, यानी कि उसी जगह पर उसी स्तर पर आकर गिरेगा। ऐसा नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। चलिए यहाँ जो है आपका नेक्स्ट दिया है आपका, क्या चीज निकालेंगे यहाँ पे, अब देखो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर हमको क्या निकालना है, ये जो है आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, ये जो है आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर हमको हाइट निकालना है तो कौन सा फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, मिटा दो इसको, ये जो है लिख सकते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ क्या का सॉरी फ्लाइट ऑफ टाइम जो होगा, फ्लाइट 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 ऑफ टाइम, टाइम इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ट्वाइस ऑफ ऑलवेज ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट, कोई दिक्कत इसमें, तो रीच मैक्सिमम। आया समझ में चीज कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है। चलो मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। अब जो है आपका हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या अगर आपका मान लेता हूँ कि वेलोसिटी दिया है, तो उस केस में हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपका क्या निकालना है, दिया है आपका मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
बताओ यू स्क्वायर प्लस 2a एस होता है। आया समझ में? तो इसके जवाब हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u का स्क्वायर माइनस यहाँ g, यहाँ 2 होगा ना, 2 होगा यहाँ पे 2gh, कोई दिक्कत इसमें, 2gh। ये जो होगा आपका h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v, सॉरी क्या है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये जो h है ये h मैक्स, ठीक है, h मैक्स होगा यहाँ पे। यह जो h है क्या है आपका, h मैक्स जो होगा क्या होगा, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो है आपका मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g के बराबर, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो, ठीक है। वो मैक्सिमम हाइट कितना आपका अचीव करेगा, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो आसानी से निकाल सकते हैं भैया। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? अब देख लो भाई, एक और चीज है, अगर उसकी हमको क्या निकालने की जरूरत है, इनिशियल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट दिया है वहां पे तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलो इसको हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये वाला इक्वेशन हो जाएगा आपका क्या चीज, बता हमको, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2gh होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें है क्या? बहुत आसान है, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है ये सारी चीज, कोई भारी चीज है नहीं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। क्या करेंगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थ के ग्राउंड से क्या हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 20, क्या है आपका, विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट को, एक ग्राउंड हो गया, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं विद द वेलोसिटी यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी से। तो ये जो है कि यह कितना मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, कितना मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा भाई, ये बतलाना है। और साथ ही साथ ये भी निकालना है कि टाइम कितना लेगा ये मैक्सिमम हाइट को अचीव, t इज इक्वल टू व्हाट, टू अचीव मैक्सिमम हाइट। कोई दिक्कत इसमें, टू रीच क्या आपका, सॉरी क्या आपका, कोई दिक्कत, ये जो है मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में टाइम कितना लेगा ये जानेंगे, ठीक है। इट मींस कहने का मतलब है कि अब देखो यहाँ जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा आपका -g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इट मींस हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, गिवन क्या है भाई, गिवन u इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, पता आपको 25 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब देखो जो है आपका क्या है आपका अब एक और चीज निकालना है, फ्लाइट ऑफ टाइम भी निकालना है, यानी कि यहाँ पे फ्लाइट ऑफ टाइम भी निकालेंगे, फ्लाइट ऑफ यानी कि टी का वैल्यू भी निकालना है, क्या निकालना है, टी का वैल्यू, फ्लाइट ऑफ टाइम भी निकाल लेना है। समझ में आ गया? ये निकाले लिख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन करना है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करना है तो फाइंड आउट क्या करना है आपका, फाइंड आउट क्या आपका मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच मैक्स हाइट, ठीक है, मैक्स हाइट एंड फ्लाइट ऑफ टाइम क्या निकालना है आपका, फ्लाइट ऑफ टाइम। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया आपका, u इज इक्वल टू क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो क्या निकालना, क्या है आपको h का वैल्यू निकालना है,
क्या निकालना है, h इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ t इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होगा, और क्या दिया है यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, माइनस g इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में? देखो यहाँ जो है जब हमको क्या निकालना है, आपका हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला अभी मैंने निकलवाया है, h इक्वल टू क्या होता है, u अपॉन g 2g होता है कि नहीं होता है, होता है ना जी। h इक्वल टू क्या होगा, h मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, h मैक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं भैया, बताओ हमको, h मैक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, u ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे 2g, यहाँ 2 u का वैल्यू क्या है 25 है, 25 का स्क्वायर कर लेंगे, करेंगे डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे g का वैल्यू 10, आया समझ में? इसको कर लेंगे कैलकुलेशन, करेंगे तो 25 25 यहाँ 6 से 25 का हो जाएगा आपका 6 2 5 डिवाइडेड बाय 20, इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड कर लो भाई, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, उसके बाद हो गया 1 2.5 डिवाइडेड बाय 10, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31.25 मीटर होगा, इतना सॉरी मीटर होगा, सॉरी क्या होगा आपका मीटर होगा। मैक्सिमम हाइट यानी कि 31.25 मीटर के हाइट को यह क्या करेगा आपका अचीव करेगा बेचारा, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू क्या होता है भैया, अभी हमने बताया है, t इज इक्वल टू होता है आपका u अपॉन g, यहाँ u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू दिया है 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, यानी कि 2.5 सेकंड टाइम लगेगा। अब देख लो भाई यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगेगा, सॉरी क्या फ्लाइट ऑफ टाइम क्या लगेगा, फ्लाइट ऑफ टाइम क्या लगेगा यहाँ पे, फ्लाइट ऑफ टाइम यानी कि यहाँ लिखेंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 2t होता है, क्या होता है भैया 2t होता है, 2 इनटू क्या लिखेंगे भाई 2.5 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5 सेकेंड। आया समझ में, आया कैसे निकला, चलो कोई दिक्कत इसमें। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या आपका टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट भी निकाला जा सकता है, और फ्लाइट ऑफ टाइम भी निकाला जा सकता है, समझ में आ गया, उड्डयन काल भी निकाला जा सकता है। मिटा दो मिटा दो। तो हम आज के क्लास में अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपका क्या चीज डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन किस किस चीज के बीच में डिफरेंस जानेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्या आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट मींस क्या है, जानेंगे डिफरेंस बिटवीन बिटवीन क्या जानेंगे यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g एंड कैपिटल जी, आया समझ में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे, इधर लिखते हैं यहाँ स्मॉल जी लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं कैपिटल जी लिख लेते हैं भैया, अब इसको क्या बोलते हैं यहाँ समझो, इस स्मॉल जी को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं यूनिवर्सल 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 कांस्टेंट बोल सकते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे आप। चलो यहाँ जानते हैं इसको हम, इसका जो है यह किस प्रकार की क्वांटिटी है, किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, और यह किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, देखो यह जो है आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, कैसा है आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी,
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत इसमें, यह वेक्टर क्वांटिटी है जबकि यह क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है। लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू इट्स वैल्यू, या इसका एसआई यूनिट पहले लिख लेते हैं इट्स एसआई यूनिट लिखेंगे यहाँ पे एसआई यूनिट इज क्या होगा यहाँ पे इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज क्या होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज क्या होगा, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन एक और चीज है भैया, इसकी जो क्या है आपका, इसकी जो वैल्यू हर जगह क्या करती है, वैरी करती है, बदलते रहती है, चेंज होते रहती है, यानी कि बदलाव होते रहता है। आया समझ में, इसकी जो वेलोसिटी है यह जो है आपका कांस्टेंट होता है, यह वेरी नहीं करता है क्योंकि यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड में यह कांस्टेंट क्या होता है आपका फिक्स होता है, इट मींस समझे। चलो भाई यहाँ है जो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं कि इट्स वैल्यू इज, इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो भाई 6.6 क्या होता है 7 × 10⁻⁻11, इसका हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर सॉरी क्या है पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट्स वैल्यू इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या है पर केजी स्क्वायर। अब देखो इसकी जो वैल्यू है क्या करती है, वैरी करती है भैया, इसकी जो वैल्यू है क्या करती है, वैरी करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सिर्फ अर्थ के ही सरफेस पे वैरी करती है। तो ब्रह्मांड की बातें छोड़ो, ये पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत तेजी से वैरी करेगी। आया समझ में, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ जो है लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे इट्स सॉरी क्या लिखेंगे, इट वैरीज with place to place, ये क्या है आपका प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। ये क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट वैरी प्लेस टू प्लेस विथ प्लेस टू प्लेस, क्या हो जाएगा आपका विथ प्लेस टू प्लेस। आ गया समझ में, आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। ये जो है आपका वैरी नहीं करता है, किस चीज के अनुसार, जगह के अनुसार, टाइम के अनुसार। ये जो है आपका जगह के अनुसार वैरी करता है, समझ में आ गया, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत, आया समझ में, हो जाएगा, मिटा दूं। चलो भैया अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका मास एंड वेट। क्या जानेंगे यहाँ पे, मास एंड वेट जानेंगे, कोई दिक्कत, मास एंड वेट। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे मिला कि हारे 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 हम तो दिल से हारे,
चलो भाई यहाँ क्या हम जानते हैं, यहाँ पे वेट, मास एंड वेट कैसे लिखेंगे, मास एंड वेट, WEIGHT, यानी कि होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान और भार। क्या होता है, द्रव्यमान और भार, भार या वजन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वजन। है समझ में बच्चे, मिस्टर चमन। ये देखो भाई, ये जो है आपका द्रव्यमान, द्रव्य मतलब क्या है आपका, द्रव्य मतलब क्या होता है, मेटर। मेटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना मेटर को कंसिस्ट करके रखता है, हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स, इट मीन्स आया समझ में कि उसमें कितना जो है आपका मेटर है, कितना अमाउंट में उसमें मेटर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे कि यह जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यह ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, ये जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल से बने हुए हैं। तो इसमें जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पार्टिकल की संख्या कितनी है, इट मीन्स उसकी अमाउंट, उसकी नंबर कितनी है, आया समझ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान। चलो लिखते हैं, मानुष लिखेंगे, इसको लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, defined, can be defined, क्या आपका can be defined, क्या आपका ये जो है परिभाषित किया जा सकता है, can be defined, क्या आपका mass of object, mass of an object can be defined, how much amount of matter consist, how much amount of matter consist, क्या आपका consist या कंटेंस लिख सकते हैं, कंसिस्ट या कंटेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंटेंस, ठीक है। कितनी जो है, कितनी कंटेंस, कितनी जो है अमाउंट ऑफ, क्या आपका कितनी अमाउंट ऑफ मीटर जो है आपका कंसिस्ट करता है, इट मींस कंटेंस करता है, रखता है, इट मींस कंटेनिंग, ठीक है। हाउ मच, तो ये जो है आपका, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में कि नहीं आया समझ में। या इसको दूसरे शब्द में हम क्या लिख सकते हैं, या दूसरे शब्द में इन अनदर वर्ड, इन अनदर हैंड लिख सकते हैं, इन अनदर हैंड, अनदर हैंड, दूसरी शब्द में क्या है, इन अनदर हैंड, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, द या परफेक्ट डिफिनेशन हो जाएगा आपके लिए, द टोटल amount of क्या हो जाएगा आपका, मेटर और नंबर ऑफ molecules containing by, क्या लिख सकते हैं, containing by object या contained by object, contained by object is called mass of, is called, क्या कहलाएगा आपका, called mass of that object, कोई दिक्कत इसमें, that object, ये जो है आपका परफेक्ट डिफिनीशन हो गया। आया समझ, ये भी सही है भाई कि कितने नंबर, आपको पता होना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ क्या है आपका मेटर्स जो है वो कंटेन करके रखता है ऑब्जेक्ट, ये पता होना चाहिए, तभी हम उसके मास को डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा उसके मास को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, आया समझ में। यहाँ जो है आपका, ये जो है आपका मास जो होता है किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है भाई, बताओ हमको,
मास जो है किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, या वेक्टर है कि स्केलर है? ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि यह फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं एम से, डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? मास को एम से, स्मॉल एम या कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो भैया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, then you go to my YouTube channel and watch physical quantity and its units chapter. I have already explained about that. चलिए, उसके बाद एक चीज समझ में आ गया, मिटा दो ऊपर से, मिटा दो। ये जो है आपका किसका कैसा क्वांटिटी है? आपका स्केलर क्वांटिटी। ये जो है आपका, ये भी क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन भैया कब तक? 11 12 तक कांस्टेंट वैल्यू होता है। लेकिन जैसे ही आप 11 12 पास कीजिएगा, ग्रेजुएशन में जाइएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट नहीं होती है। मास भी क्या करता है भाई? वेरी करता है। समझ में आ गया? किसके अनुसार? स्पीड के अनुसार। कौन सी स्पीड? रिलेटिविस्टिक स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या है, लाइट के स्पीड से मोशन करेगा, तो उसके मास में वेरिएशन आएगा, आएगा आएगा आया समझ में? मिला ना? सॉरी यार, क्या मिलाना था, क्या मिला दिया आपने? यानी लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या लिखा हुआ था हमने? मास, सॉरी, मास 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 एंड वेट। वेट यानी कि द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और द्रव्यमान और भार। कोई दिक्कत इसमें? द्रव्यमान और भार हम लोग पढ़ रहे थे। चलो, ये क्या है आपका? इट इज क्या? इट इज डिनोटेड बाय एम या स्मॉल एम। किसी से एम या स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। सर क्या है? कैपिटल एम या स्मॉल एम से। चलो, यहाँ पे जो है आपका यह स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है? ये जो है आपका क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इट डज नॉट vary place to place। भैया ये जो है प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करता है, ठीक है? अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा भैया? इसके एसआई यूनिट क्या होंगी? केजी। क्या होता है आपका? केजी। स्मॉल के स्मॉल जी यानी कि किलोग्राम। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? किलोग्राम। क्या है यहाँ पे? किलोग्राम। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की बात करेंगे? यहाँ हम बात करते हैं वेट के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग? वेट। मिटा दो इसको, मिटा दो, मिटा दो। चलो लिखो यहाँ वेट लिखो। वेट देखो भाई, वेट इट मींस क्या होता है? भार होता है। भार कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो है एक तरह का फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है? अब वह जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या होता है? ऑब्जेक्ट का भार का पता चलता है। यानी कि जो है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज, क्या कहलाता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट। क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा आपका? वेट कहलाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? लिखेंगे वेट का हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द फोर्स दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू
किसके वजह से प्रोड्यूस होता है भाई? ये जो है द फोर्स दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह क्या होता है आपका? प्रोड्यूस होता है। ये भी क्या होता है आपका? एक तरह का इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका? फोर्स का सर क्या कहलाएगा आपका? इज कॉल्ड वेट। इट्स कॉल्ड WIGHT वेट। आया में द फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका? वेट कहलाएगा। मतलब कि क्या है कि ये भी क्या है? एक तरह का ही फोर्स होता है। क्या होता है? एक तरह का यह फोर्स होता है जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। या ऑन अदर हैंड और करके लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration due to gravity is called क्या कहलाएगा? मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका? वेट। क्या कहलाएगा भैया? वेट कहलाएगा। आया समझ में? ये क्या कहलाएगा आपका? वेट कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मिटा दो। चलो, ये जो है आपका, यहाँ जो है आपका क्या लिखेंगे? यहाँ पे वेट। ये जो वेट है आपका, यह कैसा क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा? वेक्टर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई बता एक चीज है, अब एक और चीज है। ये क्या आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बता इसका SI यूनिट क्या होता है? इट्स SI यूनिट लिखेंगे। इट्स SI यूनिट इज क्या होता है आपका? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। इट मींस न्यूटन। आया समझ में? SI यूनिट इसका क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। कोई दिक्कत इसमें? लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इट varies place to place। ये क्या करता है आपका? प्लेस टू प्लेस क्या करता है आपका? वैरी करता है। आया समझ में? ये क्या करता है आपका? प्लेस टू प्लेस वैरी करता है भैया। वेट। कोई दिक्कत इसमें? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कि नहीं? होना चाहिए। चलो मिटा दो, इसको मिटा दो। अब जानेंगे डिफरेंस बिटवीन। क्या जानेंगे यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन आपका वेट एंड मास। क्या जानेंगे? डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। डिफरेंस क्या का? डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये जो शब्द है कहने में एक ही जैसा है, समझ में आ गया? कहने में क्या है आपका? एक ही जैसा है, लेकिन ये जो शब्द है आपका कहने में एक जैसा है, लेकिन इसमें क्या होता है? अंतर होता है। क्या अंतर होता है? चलिए जानते हैं। एक तरफ लिखते हैं मास 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 मास, दूसरी तरफ लिखेंगे क्या चीज? वेट वेट। आया समझ में? क्या लिखेंगे? वेट। इट मींस क्या होता है? द्रव्यमान। आपका द्रव्यमान। इस तरह लिखेंगे भार, भाकर भार भार। समझ में आ गया? ये लिखते हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। इट इज कैसा क्वांटिटी है भाई? या किस प्रकार की क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज यह कैसी क्वांटिटी है? लिखेंगे इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड
क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बताओ भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होता है? एक चीज और है भाई, स्केलर क्वांटिटी है या मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लिखेंगे इट इज, लिखेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। सबका मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया है ऑलरेडी, इस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जा करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करते हैं, वो यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट चैप्टर को जा करके एक बार देखिए, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। अब यहाँ जो होगा आपका इट इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो यहाँ एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पे इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है मास की? केजी। क्या होती है? केजी। इट्स एसआई यूनिट लिख सकते हैं इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज होता है, क्या होता है इसका एसआई यूनिट भाई? इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है आपका? न्यूटन। ईट लिख लेंगे यहाँ पे, ईट डज नॉट वेरी प्लेस टू प्लेस। लिखेंगे इट वेरीज, क्या आपका? इट वेरीज। यह क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, प्लेस टू प्लेस। आया समझ में? ये क्या आपका प्लेस टू प्लेस क्या करता है आपका? वैरी करता है, बदलते रहता है। अगर मान लो कि अर्थ के सरफेस पे ही तुम अगर पोल पे जाते हो तो वेट क्या हो जाएगा आपका? कुछ अलग होगा। जैसे तुम अपने गर्लफ्रेंड को क्या है, कान में का खरीद कर दिया झुमका, ठीक है? किस चीज का? झुमका। किस चीज का? गोल्ड का। तो क्या होगा कि आपने क्या बोला अपने गर्लफ्रेंड को कि जाओ डार्लिंग, क्या है, पोल पर ले जाकर के इसका वेट बदलाओ, और फिर जाओ इक्वेटर पे चले जाओ, वहां उसका वेट बदलाओ, क्या दोनों सेम लग रहे हैं? तो वहां जब जाएगी आपका पोल पर जाएगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वो इक्वेटर पर जाएगी तो कहेगी कि क्या चीज? डार्लिंग आपने मेरे को क्या कर लिया? चीट कर लिया, आपने मेरे को धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट वहां पे क्या रहेगा? कम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? इक्वेटर पर कम होता है। क्या होता है आपका? कम होता है। इसलिए वहाँ उसका वेट भी क्या होगा आपका? कम होगा। क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है आपका? W इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? mg। सॉरी भाई, फॉर्मूला लिखना मैंने भूल गया था, कोई बात नहीं है, लिख देंगे। चलो आया समझ में? यहाँ लिखेंगे इसको, मास हो गया। यहाँ पे जो है आपको कितना हो गया? 1 2 3 4 5, बहुत सारे 5 पॉइंट लिखवा देता हूँ। चलो लिख लो। चलो यहाँ पे जो है इसको हम जो मेजरमेंट करते हैं, जो मास को मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए किस प्रकार का हम लोग मतलब कि बैलेंस का यूज करते हैं? बताओ हमको। मास को मेजरमेंट करने के लिए बीम बैलेंस का यूज करते हैं। बीम बैलेंस समझता है? गांव में तराजू नहीं होता है जी, ये जो पलड़ा वाला तराजू होता है गंगा में, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में बीम बैलेंस बोलते हैं, तुल्ला जिसको बोलते हैं, तुल्ला। ठीक है, लिखेंगे मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? बीम बैलेंस। बीम बैलेंस बीम बैलेंस। यहाँ लिखेंगे वेट, वेट इज मेजर्ड बाय, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? स्प्रिंग। अब देखो भाई, अब तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि सर स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस नहीं देखा है जी, एक हुक वाला जो होता है, जो जिससे हम लोग क्या करते हैं, चावल दाल गेहूं को मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं। पहले आता था, जैसे कि आप देखते हैं, जाइएगा
जैसे कि आप बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि बड़ा बड़ा जहाँ बोरा वो क्या किया जाता है, तौला जाता है, वहाँ पे लगा रहता है, जैसे हुक टाइप का रहेगा, उसी में हम क्या करते हैं, हुक में उसको फंसा देते हैं, यानी कि हुक में फंसाते हैं तो क्या है कि वह नीचे की तरफ क्या होता है, लटकता है। जब लटकता है तो उसका वेट उस पर दिखाता है। आया समझ में? उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है स्प्रिंग बैलेंस। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? हुक से कुछ और नहीं समझना है भैया। हुक का मतलब यहाँ बहुत सारे चीज होते हैं हमारे बिहार में, लेकिन हम लोग हुक का मतलब वहाँ क्या समझे हैं, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में भी क्या होता है, आपका एक हुक होता है भाई। क्या होता है? हुक होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम सामान को लटकाते हैं तो उसके वेट को मेजरमेंट करता है। जैसे बोरा पर क्या लिखा रहता है, कभी आपने देखा है मास लिखा हुआ? नहीं, उस पर हमेशा वेट लिखा हुआ रहता है। बोरा पर क्या लिखा रहता है भैया? वेट लिखा रहता है। या आप देखते हैं वो जो डिजिटल जो है आपका, क्या आ रहा है आपका क्या होता है आपका, जो तुल्ला आ रहा है, बैलेंस आ रहा है जो डिजिटल, वो भी क्या है आपका, वेट को ही मेजरमेंट करता है, ना कि आपके मास को। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया? चलो मिटा दो इसको, मिटा दो। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि वेट का हमने फॉर्मूला लिखाना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं है बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आपको महान हस्ती, यहाँ जो हम लिखेंगे वेट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो भैया, यहाँ जो है आपका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ जो है वेट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, W से, मास को M से, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या चीज से, G से। अब देख लो भाई, ये जो है अगर अर्थ पे इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, मून पे इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, अलग अलग जगहों पे इसका वैल्यू क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। क्या होता है, mg, महात्मा गांधी, ठीक है, mg। W इज इक्वल टू क्या होता है भाई, महात्मा गांधी, ठीक है। चलो आया समझ में? जिसमें वेट होगा वही महात्मा गांधी होगा। समझ में आ गया भाई? इनके विचारों में वेट था, इनके विचारों में क्या था, वेट था, वजन था इनके बातों में, इनके विचारों में वेट था, इसलिए जो है W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। याद रखना, W इज इक्वल टू mg, महात्मा गांधी। जिनके विचारों में क्या होगा, दम होगा, वही होंगे क्या चीज, mg, महात्मा गांधी। कोई दिक्कत इसमें? चलो ये जो है आपका, ये तो समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वेट of 10 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आपका, फाइंड द वेट ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट, 10 kg मास ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। फाइंड द वेट ऑफ मास ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? क्या सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑन द, क्या लिख सकते हैं, ऑन द अर्थ लिखेंगे, समझ में आ गया, ऑन द अर्थ लिखेंगे। अब बताओ भाई क्या होता है यहाँ पे, W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है mg, होता है m क्या है आपका, पता हमको, मास कितना दिया है 10 kg, और g का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है। क्या हो जाएगा आपका 98 न्यूटन। कितना होगा 98 न्यूटन। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि 10 केजी का ऑब्जेक्ट जो है कितने न्यूटन के बराबर होगा, यानी कि हम लोग कितने केजी का, अगर कोई 60 केजी का व्यक्ति है तो समझो कि वो अर्थ के सरफेस पर कितना न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, बताओ हमको। वह जो अर्थ के सरफेस पर आपका 600 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा। समझ में आ गया? अगर कोई 80 किलो का होगा वो 800 न्यूटन का। अगर समझ लो कि आपकी बीपी जो है आपसे ज्यादा क्या है, भारी है। क्या है आपकी बीपी, आपसे ज्यादा उसका मास है। मान लो आपको 70 केजी का, वो है 90 केजी का भाई, तो उस पीरियड में जो है जब वो आपके ऊपर होंगी तो आप
पिचक जाओगे, क्योंकि आपके बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा भाई, कितना फोर्स लगेगा बताओ हमको, कितना फोर्स लगेगा आपका 900 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 900 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब वो जो 900 न्यूटन यानी कि 10 गुना हो जाता है, कितना गुना होता है भाई, लगभग 10 गुना हो जाता है, अप्रॉक्स क्या होता है 10 टाइम्स हो जाता है मास के। तो मानता हूँ कि जो क्या है कि जैसे ही ज्यादा आपके ऊपर वेट लगेगा तो उस पीरियड में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप भी उसके ऊपर क्या करोगे, उतना ही क्या है आपका मतलब कि रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट करोगे, ठीक है। लेकिन भले आपकी स्थिति थोड़ा दयनीय रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीबी का ऊपर होना ही अच्छा है भाई आज की पीरियड में। चलो आया समझ में, मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो कोई दिक्कत, यहाँ हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिलेशन, 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 रिलेशन बिटवीन weight on weight on weight on the earth, weight on the earth, अर्थ एंड मून। क्या आपका मून और अर्थ के पर जो वेट होंगे उसके बीच का रिलेशन, यानी कि W क्या है आपका E वर्सेस क्या हो जाएगा आपका WM निकालना है, इसके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। यानी कि हम कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे भाई, कंसीडर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यहाँ पे क्या चीज कंसीडर करेंगे, चलो ये जो है आपका यहाँ हम कंसीडर करेंगे, आपका क्या चीज कंसीडर करेंगे यहाँ, ये देखिए पहले रुके इंक डाल देता हूँ, उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे भाई। देखिए हरे 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 तो दिल से हरे, ठहरा है दिल मेरा नहीं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे भैया कि वेट जो है आपका अर्थ पे क्या होगा, वेट जो है आपका मून पर क्या होगा ऑब्जेक्ट का, यही जानेंगे हम लोग। तो यहाँ लेट कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे यहाँ पे कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज क्या है आपका एम है, क्या है आपका एम है, कोई दिक्कत इसमें, एंड 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 मास ऑफ एंड मास क्या होगा आपका मास ऑफ, मास ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एम, मास ऑफ क्या लिखेंगे अर्थ, अर्थ इज कैपिटल एम ई एंड मास ऑफ मून, मून इज क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एम एम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एम एम एंड ऑल्सो ऑल्सो रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ इज क्या हो जाएगा आपका आर ई, आर ई एंड रेडियस, रेडियस ऑफ मून इज क्या हो जाएगा आपका आर, रेडियस ऑफ मून इज क्या होगा आपका आर
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? अब चलो लिखते हैं यहाँ पे। इट मींस करने के बाद अब बता मास ऑफ अर्थ क्या होता है? इसमें क्या है मास ऑफ अर्थ एमी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? एमी का वैल्यू होता है यहाँ पे गिवन होगा, ये जो आपका दिया हुआ रहेगा। एमी का वैल्यू कितना है आपका? ये होता है 6 × 10⁻22 kg होता है। एम का वैल्यू क्या होता है भाई? ये होता है 7.4 × 10⁻, कितना केजी होता है? 22 kg होता है। और यहाँ आर ई का वैल्यू, आर ई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? ये आर ई का वैल्यू होता है आपका 6.4 × 10⁻6 क्या हो जाएगा आपका? मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई आर एम का वैल्यू क्या होगा? आर एम का वैल्यू हो जाएगा 1.74 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 74 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये सारी चीज रहेंगे। आखिरकार हमें मून ऑफ अर्थ जो है सर क्या मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून की जरूरत क्यों पड़ रही है? चलो हम बतलाते हैं कैसे क्यों पड़ रही है। चलो हम बतलाते हैं। आया समझ में? ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बिठा दो इसको, बिठा दो। ये जो है आपका क्या होता है भैया? अब लिखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट, क्या लिखेंगे? एट क्या हो जाएगा आपका? अर्थ विल बी क्या होगा आपका? विल बी होगा। क्या होगा भैया बताओ हमको, क्या होगा यहाँ पे? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ विल बी क्या होगा? डब्ल्यू ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बता हमको? एम जी ई होगा, एम जी ई। अब बताओ जी का वैल्यू क्या होता है भाई? हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। जी इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है भाई। अगर यहाँ कोई प्लेनेट है तो यहाँ पी लगाते हैं, यहाँ कोई प्लेनेट इसका मास लगा देते हैं, यहाँ पे उसका प्लेनेट का रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं। आया समझ में? ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे अर्थ के लिए? यहाँ लिखेंगे एम, क्या लिखेंगे? एम मास ऑफ क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्या आपका? सॉरी क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे एम, जी की जगह आप क्या लिखेंगे? इनटू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? चलो भाई इसको हम क्या कर इक्वेशन 1 नहीं मानेंगे, और इसको हम इसका वैल्यू रख लेते हैं या इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ मानते हैं वेट, क्या लिखेंगे? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून से एट मून। मून क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम जी एम हो जाएगा। आएगा भाई मजा इसमें? देखो यानी कि एम जी एम यानी कि एम जी एम। ठीक है, यहाँ जो है आपका क्या लिखेंगे? यहाँ पे एम लिखेंगे इनटू जी, इट मींस क्या होगा? जी एम एम डिवाइडेड बाय आर एम का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? इक्वेशन 2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भैया? डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो जब भाग देंगे इसको तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर होगा? अलग कर दो, इधर मिटा दो, मिटा दो। आया समझ में? हाँ तेरे इश्क में। यहाँ हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करेंगे। तो यहाँ जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 होगा। क्या होगा आपका? इक्वेशन 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज? यानी डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एम इज इक्वल टू लिखेंगे क्या चीज? एम इनटू जी, यहाँ हो जाएगा एम ई डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्या चीज? इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्या चीज? एम इनटू जी एम डिवाइडेड बाय आर ई का सॉरी आर एम का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये दोनों को दोनों कैंसिल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? दोनों पे दोनों कैंसिल। बोलो बच्चे पेंसिल।
चलो क्या लिखेंगे, एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर इंटू आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम एम। कोई दिक्कत इसमें? अब भैया आर की वैल्यू क्या थी, आर ई की वैल्यू क्या थी, आर एम की वैल्यू क्या थी, एम ई की वैल्यू क्या थी और एम एम की वैल्यू क्या थी। चलो देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एम इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे एम, यहाँ 6 इंटू 10 इज टू पावर कितना था 22 डिवाइडेड बाय यहाँ आर का वैल्यू कितना था पता हमको 6 पॉइंट सर क्या था आपका, ये था आपका 6.4 इंटू 10 इज टू पावर 6 का स्क्वायर इंटू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1.74 इंटू 10 इज टू पावर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ये 24 होगा ना, 24 ये होगा आपका 7.4 इंटू 10 इज टू पावर 22। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 इज टू पावर 24 इंटू ये हो जाएगा आपका 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 इज टू पावर 12। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 इज टू पावर क्या हो जाएगा आपका 10 is to power 12 into 7.4 into 10 is to power 22। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलो भाई इसको हम कटा देते हैं, इसको कटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका किसके बराबर, ये जो हो जाएगा आपका, इसको डालोगे ये हो जाएगा आपका 10 इज टू पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 इज टू पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखो 10 इज टू पावर 2 करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और कटाओगे तो यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, 36 में 7 कितना हो जाएगा आपका 42, 17 17 36 यानी कि 25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अप्रोक्स, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपका कैंसिल आउट। इसको हम लोग क्या करेंगे टोटल को काट लेंगे, ये भी खत्म, कोई दिक्कत इसमें, यानी कि डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाय हो जाएगा डब्ल्यू एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ हमको 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें 6 हो जाएगा, होगा मिटा दो इसको, ये 6 हो जाएगा। यानी कि वेट क्या होगा, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अर्थ एंड टू द वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 6। इट मींस क्या है, वेट ऑफ अर्थ 6 टाइम्स किसके होगा वेट ऑफ मून के, किसके होगा भाई 6 टाइम किसके होगा वेट ऑफ मून के। यानी कि वेट ऑफ मून जो होगा मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मून जो होगा सर क्या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून पर, वह क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका बताओ हमको, अर्थ पर जो वेट होगा वह उसका 1/6 हो जाएगा। आया समझ में, 1/6 हो जाएगा। मिटा दो, चलो एक बार इधर, यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या चीज, डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 6 है, तो क्या लिखेंगे डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 टाइम्स डब्ल्यू एम, ठीक है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको इससे लिख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एम इज इक्वल टू क्या लिखा 1/6 ऑफ डब्ल्यू। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is on the earth
is on the earth, weight of object on the earth लिखेंगे, क्या लिखेंगे, on the earth is 6 times of weight of object on the moon, क्या हो जाएगा आपका, ऑन द मून। कोई दिक्कत इसमें, या इसी स्टेटमेंट को जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, उल्टा क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, क्या है, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स, क्या लिख सकते हैं, 1/6 टाइम्स क्या हो जाएगा, टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द क्या कहलाएगा आपका, ऑन द अर्थ कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आ रहा है समझ में, ये वाला स्टेटमेंट इसको फुलफिल करेगा, ए वाला स्टेटमेंट इसको फुलफिल करेगा, आया समझ में, ए वाला स्टेटमेंट इसको फुलफिल करेगा, ए वाला इसको फुलफिल करेगा। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में बच्चों। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका, जैसे चलो एक इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे, इफ द आपका क्या है, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 600 न्यूटन on the earth क्या था, on the earth, then what will be weight of that object, क्या होगा आपका, that object will be, और क्या, what will be, क्या हो जाएगा आपका, then what will be weight of object on the moon, कैसे, on the moon, क्या हो जाएगा आपका, on the moon। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, क्या चीज दिया आपका, गिवन है, देखिए गिवन क्या है आपका, WE दिया है, कितना है, 600 न्यूटन। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा बताओ हमको कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, क्या होता है। चलो ये जो होता है आपका WE इज इक्वल डिवाइडेड बाय, क्या होता है आपका, WM इज इक्वल टू 6 होता है भाई। तो हम क्या लिखेंगे, WM लिखेंगे, WM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, WE डिवाइडेड बाय 6 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे जो है वेट ऑन द अर्थ क्या है आपका, वेट ऑन द अर्थ कितना है आपका, 600 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6, यानी कि WM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, इसको घटाएंगे भाई तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन भाई, कितना हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। समझ में आया कितना डिफरेंस है भाई। अब बताओ, आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है कि why does moon, क्या का, moon have no atmosphere, ये भी याद ही होता है कि सही है ना, एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है, एटमॉस्फेयर बताओ जो है आपका क्यों नहीं होता है, बताओ हमको क्यों नहीं होता है भाई। क्योंकि यहाँ देखिए इसका आंसर
गिव मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, किसमें देना है आपको? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, व्हाई डज मून हैव नो एटमॉस्फेयर? क्यों नहीं होता है मून के पास एटमॉस्फेयर? सीधी बात है भाई, बतला दूं? नहीं, चल तुम ही बता। अब देखो, अब हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? यहाँ हम अब डिस्कस करेंगे आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। दो टर्म और यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के सेक्शन में। यहाँ जो है आपका पढ़ेंगे आज थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्रेशर, ये जो है थ्रस्ट मतलब क्या होता है आपका? प्रणोद होता है। प्रनोद, प्रनोद, प्रमोद नहीं, प्रनोद बल होता है, एक तरह का प्रनोद बल होता है। इसका मतलब क्या होता है? और दाब। क्या होता है? दाब। कोई दिक्कत इसमें? दाब होता है, प्रणोद बल, और क्या होता है? दाब होता है भैया। समझ में आ गया? तो यहाँ जो है आपका थ्रस्ट जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं थ्रस्ट होता क्या है। व्हाट इज थ्रस्ट? देखो भाई, थ्रस्ट कहने का मतलब है कि किसी भी परपेंडिकुलर सरफेस, सॉरी क्या, किसी भी सरफेस पे जब परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग थ्रस्ट। थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, व्हेन object is exert pressure perpendicular to the surface is क्या आपका? इज नॉन एज थ्रस्ट। क्या कहा था आपका? थ्रस्ट। प्रमोद बल, यानी कि जब किसी भी सरफेस पर लंबवत, जब किसी भी सरफेस पर लंबवत बल लगती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रणोद बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रणोद। प्रणोद समझते हैं? लंबवत। आया समझ में? जब लंबवत बल लगता है तो क्या है? आया। चलो, कोई दिक्कत इसमें? जब लंबवत बल लगेगा तो प्रणोद बल कहलाएगा। लिखेंगे, लिखेंगे। when when a force is exerted perpendicular to the perpendicular to the surface, surface is called, क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? जब किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर बल लगाएंगे, फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। इज कॉल्ड थ्रस्ट। थ्रस्ट, कोई दिक्कत इसमें? जैसे कि क्या है कि ये जो है आपका, मान लेता हूं कि यह मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो इस पीरियड में जो है यह नीचे की तरफ क्या कर रहा है? फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। लेकिन क्या है, यह मेरे हाथ के सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। कैसा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? यह मेरे हाथ के सरफेस के परपेंडिकुलर, और मेरा हाथ भी उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। एक्शन देन रिएक्शन फोर्स। लेकिन जो है ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है? मेरे हाथ के जो है, हाथ के जो तलहट्टी है, तलहट्टी के क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ऐसे ही फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? थ्रस्ट करते हैं। क्या कहते हैं हम? थ्रस्ट। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? थ्रस्ट। अब देखो यहाँ पे जो है एग्जांपल में क्या हो जाएगा? ए बुक इज केप्ट ऑन द टेबल exerts क्या करता है आपका? exerts क्या exert करता है? thrust on the table क्या exert करता है भैया? टेबल पर थ्रस्ट exert करता है। जैसे कि मैं इस सरफेस पे क्या हूँ? खड़ा हूँ। ठीक है, जब मैं इस सरफेस पे खड़ा हूँ तो परपेंडिकुलर खड़ा हूँ, ठीक है, लंबवत खड़ा हूँ, तो मेरे पैर के द्वारा अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स लगते हैं वो कैसा फोर्स कहलाएंगे आपका? थ्रस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जैसे कि स्टैंडिंग ए पर्सन standing
ऑन द सरफेस अर्थ एग्जर्ट्स, क्या करता है, एग्जर्ट्स क्या, थ्रस्ट। आया समझ में, क्या एग्जर्ट करता है भैया, थ्रस्ट एग्जर्ट करता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अच्छा भाई, एक साथ इस टॉपिक का क्यों नाम रखा गया है थ्रस्ट एंड प्रेशर? देखो भाई, यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि देखो प्रेशर भी क्या होता है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, यानी कि थ्रस्ट अपॉन क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया यानी कि किसी भी सरफेस पर जब परपेंडिकुलर जो है प्रेशर या फोर्स जो थ्रस्ट एग्जर्ट होगा, जो फोर्स एग्जर्ट होगा परपेंडिकुलर, तो उस समय जो है प्रेशर क्या होता है आपका मैक्सिमम। जैसे ही हम उसके एंगल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर कम होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे उसका एंगल क्या करेंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे 90 डिग्री पर मैक्सिमम, जब बढ़ाएंगे तो घटेगा, जब और घटाएंगे तो क्या होगा आपका, वो घटेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया समझ में? चलो मिटा दूं, चक्रदिम्बा लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा बता, ये थ्रस्ट जो होता है क्या होता है आपका, थ्रस्ट, ये है आपका इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज ए क्या है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी होता है भाई। ये क्या आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब बता, एक और चीज है, इट इज क्या आपका, इट इज कैसा क्वांटिटी है बताओ, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बता, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होता है आपका न्यूटन, क्या होता है आपका न्यूटन होता है, इट मींस न्यूटन, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक तरह का फोर्सिंग होता है, एक तरह का क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ फोर्स, इट इज काइंड ऑफ ए फोर्स, ए फोर्स, यह एक तरह का फोर्स होता है। क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है जो किसी सरफेस के क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, जो किसी सरफेस के क्या लगता है आपका परपेंडिकुलर हो लगता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं ना है, आया समझ में, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ हम जानते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्या चीज, प्रेशर जानेंगे, मिटा दूं प्रेशर। प्रेशर क्या लिखेंगे भाई, प्रेशर मीन्स क्या होता है आपका दाब होता है, क्या होता है आपका दाब होता है। इट मीन्स लिख सकते हैं कि आपका when a perpendicular क्या आपका perpendicular force exerts on the, क्या लिख सकते हैं, exerts on the लगाया जाता है, या exerted लिखेंगे, exerted क्या है, exerted on the area क्या है आपका, on the per unit surface area, exerted per unit surface area on क्या है, exerted on the नहीं सर क्या है, when a perpendicular force exerted per unit surface area, यानी क्या है आपका पर यूनिट, क्या लिखेंगे, पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा भाई, प्रेशर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रेशर। कौन सा प्रेशर, वो सुबह वाला प्रेशर की बात नहीं हो रही है, सुबह वाले प्रेशर की बात नहीं हो रही है भैया, यहाँ किस प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से प्रेशर, फिजिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये जो है, ठीक है।
तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इसमें भी फोर्स लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि सुबह वाले प्रेशर में आपका फोर्स नहीं लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, उसमें मस्क्यूलर फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, मस्क्यूलर फोर्स पर यूनिट एरिया पर। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कोई दिक्कत इसमें, फोर्स अपॉन एरिया, कोई दिक्कत इसमें। या दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स की बात हो रही है तो प्रेशर इज इक्वल टू, या और करते और प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका, बताओ हमको। प्रेशर इज इक्वल टू लिख सकते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। आया समझ में कि नहीं आया?